नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश भर की बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। और सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में सुशील मोदी के नॉमिनेशन के साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर मच गया बवाल। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बेटे समेत गिरफ्तार, कोरोना नियमों का उल्लंघन कर सगाई में जुटाए थे 6000 लोग। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह से मिलकर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जल्द निकालो किसान की समस्या का हल, राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है असर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सुशील मोदी के नॉमिनेशन के साथ ही बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर मचा बवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में राज्यसभा की सीट पर विपक्ष और सत्ताधारी दल आमने सामने हैं। दलित के बड़े चेहरे रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट को लेकर हंगामा मच गया है। एनडीए ने रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बुधवार को उनका नॉमिनेशन कराया गया है और अब इस नॉमिनेशन के साथ ही बिहार में दलित पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। वहीं एनडीए पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई थी सीट। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट को एनडीए ने सुशील मोदी को दिया है, जिस पर आरजेडी ने जोरदार हमला किया है। आरजेडी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जोरदार हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष का सही चेहरा उजागर हुआ है। रामविलास पासवान के निधन होने से जो राज्यसभा सीट खाली हुई उसे किसी दलित चेहरे को देना चाहिए था। एनडीए की शासन आने के बाद से दलितों को किनारे कर दिया जा रहा है। दलितों के छात्रवृत्ति बंद है। एनडीए दलित विरोधी है। जेडीयू ने 90 के दशक की दिलाई याद। वहीं विपक्ष की दलित राजनीति पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू ने विपक्ष को 90 के दशक को याद दिलाया है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा है कि कांग्रेस आरजेडी दलित को हत्या करवाती रही है। 90 के दशक में दलितों पर अत्याचार हुए, बातें नरसंहार हुए, दलित मारे गए और अब विपक्ष का चरित्र निकलकर सामने आ रहा है। विपक्ष अपमानित कर रहा है। वो लोग दलितों का अपमान कर रहे हैं। इसकी बानगी देखने को मिली जब लल्लन पासवान को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अनुपस्थित रहने के लिए कहते हैं। लल्लन पासवान को कहना पड़ता है कि मुझे हत्या करवाई जाएगी, मैं डरा हुआ और दुखी हूँ। कांग्रेस पार्टी पैसे लेकर विधायक बना रही है। दरअसल यही विपक्ष का चेहरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बेटे समेत गिरफ्तार, कोरोना नियमों का उल्लंघन कर सगाई में जुटाए थे 6000 लोग। जी हां दोस्तों, गुजरात में बीजेपी के पूर्व मंत्री कांति गामित और उनके बेटे समेत 18 लोगों को कोरोना वायरस के चलते जारी गाइडलाइंस को उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, तापी के सोनगरा पुलिस थाने के तहत आने वाले क्षेत्र में हुई इस सगाई में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ भी जाँच के आदेश दिए गए हैं। कांति गामित ने अपनी पोती की सगाई की रस्म में हजारों की भीड़ एकत्रित की थी। समारोह में आई भीड़ और गरबा खेलने का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री कांति गामित और उनके बेटे समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें हजारों लोग बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे थे। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए कांति गामित के खिलाफ आईपीसी की धारा 308, धारा 188, 269, 270 और महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोरोना मानदंडों के उल्लंघन के लिए गुजरात में किसी नेता को गिरफ्तार किए जाने की यह पहली वारदात है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद खुद कांति गामित ने अपनी गलती मानी है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आम आदमी की शादी की बात आती है तो सरकार 100 लोगों की अनुमति की बात करती है, लेकिन बीजेपी के नेता की पोती की शादी में 6000 से भी ज्यादा लोग आ गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाह से मिलकर बोले अमरिंदर, जल्द निकले किसानों की समस्या का हल, राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली एनसीआर इलाके में जारी आंदोलन के बीच आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पंजाब के सीएम ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जल्द कोई हल निकलना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हम इस विवाद का जल्द से जल्द हल चाहते हैं। पंजाब के किसानों के प्रदर्शन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ता दिखा है। हमने गृह मंत्री को अपनी बात बता दी है। पंजाब सीएम ने कहा कि उन्होंने सरकार और किसानों दोनों से ही बीच का रास्ता निकालने की अपील की है। अकाली दल के आरोपों पर पंजाब सीएम ने बोलने से इनकार किया।
केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन जारी है उसकी अगुवाई पंजाब ही कर रहा है। पंजाब के करीब 50 किसान संगठन दिल्ली हरियाणा की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अब उनको धीरे धीरे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात के किसानों का समर्थन भी मिलने लगा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को ही 2 मृतक किसानों के परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। गुरबचन सिंह नाम के किसानों की मौत जारी किसान आंदोलन में हुई थी। कैप्टन अमरिंदर ने लगातार केंद्र सरकार से मांग की है कि वो किसानों से बात करें और आंदोलन को खत्म करवाएं। बता दें कि पंजाब ही देश में ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले केंद्र के कानूनों के खिलाफ अपनी विधानसभा में बिल पारित किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छोटा गठबंधन, बड़ा फायदा। यूपी में बीजेपी का फॉर्मूला अपना रही विपक्षी पार्टियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1.25 साल का समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के गठबंधन फॉर्मूले पर ही सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टियां चलती दिख रही हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस आपस में हाथ मिलाने के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिला रही है। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत पिछले चुनावी में यूपी की सियासी जंग फतह की थी। अब देखना है कि विपक्षी पार्टियां क्या राजनीतिक गुल खिलाती हैं। सपा के इन दलों के साथ केमिस्ट्री। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार यह बात कह रहे हैं कि 2022 में बसपा और कांग्रेस जैसे दलों के साथ गठबंधन करने की बजाय छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे। इस कड़ी में सपा ने महान-दल के साथ हाथ मिलाया है और हाल ही में हुए उपचुनाव में चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के लिए 1 सीट छोड़ी थी, जिसके यह संकेत हैं कि आगे भी वह अजीत सिंह के साथ तालमेल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जनवादी पार्टी के संजय चौहान सपा के चुनाव निशान पर चंदौली में चुनाव लड़कर हार चुके हैं और वह भी अखिलेश यादव के साथ सक्रिय हैं। इसके अलावा अखिलेश ने सपा से विद्रोह कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की सीट पर 2022 में प्रत्याशी न उतारने की बात कहकर साफ कर चुके हैं कि उन्हें भी एडजस्ट किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। किसान पिछले 1 हफ्ते से लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वहीं दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे किसानों को मनाने की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस बीच 2 दिन पहले बेनतीजा रही किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक आज एक बार फिर होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने सियासत भी तेज कर दी है। मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने इसके साथ ही सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की है कि किसानों को हर संभव मदद करें, डॉक्टर उनकी सहायता करें। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जब बेबस किसान की ना सुनी जाती फरियाद, हुकूमत की गुरूर की वो हिला देते हैं बुनियाद। इससे पहले अखिलेश यादव ने लिखा, हम कृषि कानूनों के संघर्ष में अपने अन्नदाता भाइयों के लिए आटा, दाल, चावल की कमी नहीं होने देंगे। हम सपा के कार्यकर्ताओं व आम जनता से अपील करते हैं कि वो अन्नदाता की हर संभव मदद करें। डॉक्टरों से विशेष आग्रह है कि वो बुजुर्ग किसानों का ख्याल रखें। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका ने लिखा है, भाजपा सरकार के मंत्री व नेता किसानों को देशद्रोही बोल चुके हैं, आंदोलन के पीछे इंटरनेशनल साजिश बता चुके हैं, आंदोलन करने वाले किसान नहीं लगते बोल चुके हैं। लेकिन आज बातचीत में सरकार को किसानों को सुनना होगा। किसान कानून के केंद्र में किसान होगा, ना कि भाजपा के अरबपति मित्र। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर बोले, अगर सरकार तानाशाह हो जाती है तो लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। वहीं किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे किसानों के जत्थों के चलते दिल्ली एनसीआर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी है। इस बीच सरकार संघवार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान कानून रद्द करवाना चाहते हैं या उनमें संशोधन करके सवाल पर कहा कि हमें उम्मीद है कि आज बात बनेगी, सभी काम होंगे, आज कानून वापसी होगी और किसान भी अपने घर जाएंगे। अभी चलकर सरकार से बात करेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार तानाशाह हो जाती है तो लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, सरकार को इस आंदोलन को रोकना चाहिए। हम अपने किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं और अंत तक उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि किसानों की मांग पर अमल हो,
सरकार का असली उद्देश्य किसानों की जमीन छीनना और पूंजीपतियों को देना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में अब किसानों को नहीं मिलेगा डीजल अनुदान। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच ही सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले डीजल अनुदान योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। एक दशक पुरानी योजना के बंद होने के कारण बताते हुए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिजली की उपलब्धता हर गांव में हो गई है, साथ ही बिजली डीजल से सस्ती भी है, इसलिए अब डीजल अनुदान की जरूरत नहीं है। खरीफ में भी किसानों को डीजल अनुदान नहीं मिला था। किसानों को 3 सिंचाई के लिए प्रति लीटर 60 रुपए की दर से अनुदान दिया जा रहा था। डीजल अनुदान योजना के तहत सरकार किसान को फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए अनुदान राशि प्रदान करती आ रही थी। योजना के तहत बिहार के सभी किसानों को आर्थिक लाभ पहुंच रहा था। लाभुकों की बात की जाए तो बीते वित्तीय वर्ष में 6.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। हालांकि यह संख्या आवेदकों की आधी ही थी। इससे पहले 30 लाख से अधिक किसानों के खाते में डीजल अनुदान गया था। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि डीजल अनुदान नहीं दिया जाएगा, इसकी सरकार ने मुकम्मल घोषणा नहीं की है। फिलहाल इस साल के लिए बंद किया गया है। पर्याप्त बिजली दी जा रही है और यह डीजल से सस्ती भी पड़ रही। डीजल अनुदान की मांग भी इतनी नहीं रह गई है। जोर और जरूरत को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।